एक नए चैप्टर का, एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज चैप्टर 12। नाम है उसका थर्मोडायनेमिक्स। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स। आई होप ये दिख तो रहा होगा आप लोगों को, ऐसा कुछ ज्यादा ही छोटा तो नहीं लिख रहा हूं ना? ओके गुड, ठीक है, डन। यार वीडियोस ऑन रखोगे मजा आएगी, क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तुमने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ केमिस्ट्री वाला ही है, फिजिक्स का एकदम नई नई चीजें तुमको इसमें मिलने वाली हैं, बहुत अलग लेवल पे आप जाओगे इसमें, बट स्टिल जो बेसिक्स हैं वो दोनों के अंदर सेम रहने वाले हैं। तो चलिए मैं पहले थोड़ा इसका इंट्रो करवा देता हूँ, और फिर हम एक ऐसा क्वेश्चन फायर करना चालू करते हैं, और फिर देखते हैं कैसा मजा आता है। क्योंकि आप लोग क्विज़ीकॉन के अंदर मजे लेकर के आओ, तो यहाँ भी हम उसको थोड़ा सा एक बार इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। चलिए, सो द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन आवर माइंड कि सर ये नया चैप्टर क्यों, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? प्रीवियस चैप्टर में आपने हीट का इंट्रो समझा था, यस और नो? क्या था हीट? हीट क्या था? सर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, इट वाज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत बढ़िया। और कोई? एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट, सही है, बहुत बढ़िया। बट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जब आप देने जाते थे तो आप लिखते थे, इट इज द टोटल एनर्जी possessed बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम बाय काइनेटिक। काइनेटिक वाली जो एनर्जी है वो, फिर काइनेटिक एनर्जी कौन से? 3 टाइप वाली। एक था ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल, दूसरा था रोटेशनल, एंड थर्ड जो है दैट इज वाइब्रेशनल। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन जो टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पर एक मॉलिक्यूल एग्जीक्यूट करने लग जाता है। वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड इज रोटेशनल, एंड थर्ड इज वाइब्रेशनल। यार ट्रांसलेशनल मोशन के इसका मतलब वेलोसिटी आई, वेलोसिटी आई यानी यहां पर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। का मचा है तुम्हारे दिमाग के अंदर, मेरे को भरोसा है कि आज भी उसका एक डेरिवेशन में तुमको पकड़ा करके दे दूं, तुम 2 मिनट के लिए सोच में आ जाओगे, सर कैसे करेंगे, हम फंस गए, ऐसा लगता होगा। थोड़ा थोड़ा है डिफिकल्ट सा चैप्टर। तो वहां पर आपने स्टडी किया हुआ है अबाउट रोटेशनल एनर्जी, एंड थर्ड जो आप स्टडी करोगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर, वाइब्रेशन के बारे में, ऑसिलेशन के बारे में, उसके साथ रिलेटेड एक और एनर्जी है, दैट इज नोन एज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो ये 3 टाइप के एनर्जी के सम को हम क्या बोलते थे? हीट बोलते थे, राइट? अब देखो, बहुत 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 पुराने टाइम की बात है, बहुत यानी बहुत ज्यादा पुराने टाइम की बात है, इतने ज्यादा पुराने टाइम की बात है कि मैं था ही नहीं दुनिया में। अब मैं नहीं था इसका मतलब तुम तो हो ही नहीं सकते हो, राइट? सो सो बेसिकली ये काफी पुरानी बात है, मतलब मेरे नहीं होने से भी बहुत ज्यादा पुरानी। तो इतनी ज्यादा पुरानी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें हर्ष हर्ष क्या हुआ? कुछ नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इतनी ज्यादा जो पुरानी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके अंदर हीट का डिस्कशन किया गया था। कुछ लोगों ने ऐसा बोला ना कि हीट जो है वो इनविजिबल, इनविजिबल फ्लूइड है, ऐसा फ्लूइड जो दिखाई नहीं पड़ता है, इनविजिबल फ्लूइड है हीट। और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर सेल्फ रिपेलेंट, यानी वो अपने आप को ही क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास हीट है, लेट्स से गरम चाय में ला करके यहाँ पे रख देता हूँ, गरम चाय है मेरे पास, मैं इसको ला करके यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये चाय क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो रीजन इसका लोगों ने क्या दिया कि इसके अंदर एक इनविजिबल सा फ्लूइड है जिसका मास नहीं होता है, मास बिल्कुल नहीं होता है, और वो क्या करता है? सेल्फ को यानी खुद को ही रिपेल करता है। तो जैसे ही आप इसके अंदर हीट को इंट्रोड्यूस कराओगे, तो ये मान लो वो इनविजिबल फ्लूइड्स को मैंने ऐसे रेड कलर से शो कर दिया है कि ये वो इनविजिबल फ्लूइड है।
तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, सब रिपेल करते हुए क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, रिपल्शन हो जाएगा, ऐसा लोगों ने माना। लेकिन बात यार किसी भी तरीके से जमी नहीं, मजा नहीं आवी, ऐसा मजा नहीं आवी, इसमें इसमें बिल्कुल मजा नहीं आवी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होना चालू हुए और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज में ये जो फ्लूइड था, उस फ्लूइड को उस टाइम पे एक नाम दिया गया था। कोई मेरे को नाम बता सकता है क्या वो? सारे लोग सर्च ऑपरेशन में लग गए, मैंने नाम लिख दिया हुआ था। गुड। सो नेम ऑफ दैट, यस, ये कश्वी ने अभी तक वीडियो नहीं ऑन किया ना? अच्छा, आई आई आई, यस यस यस, हाय हाय हाय, ओके, चलिए। ये जो फ्लूइड था ना बच्चे, जो इनविजिबल फ्लूइड की डिस्कशन चल रही थी, उसको एक बहुत ही सुंदर सा नाम दिया गया, एंड दैट नेम वाज कैलरिक। ये बड़ा ही बढ़िया सा नाम दिया गया। ऐसे नॉर्मली क्या होता है ना, नामकरण संस्कार में हमारे यहाँ भयंकर से नाम रख दिए जाते हैं। जैसे आप, लाइक, मैं अपनी बात बता देता हूँ यार, मैं खुद कभी कभी अपना नाम देख के डर जाता हूँ। ऐसा कौन है यार? सो इस तरीके के नाम रखे जाते हैं। यहाँ इसका देखो क्या स्टैंडर्ड नाम रखा है, प्रणाली है कि नहीं, एकदम जबरदस्त सा नाम, कैलरिक, ऐसा जबरदस्त। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्रेड बनाने की कंपनी हो। राइट। सो सो ये इस इनविजिबल से फ्लूइड को एक नाम दिया गया, दैट वाज कैलरिक, और बताया गया ये सेल्फ रिपेलेंट है, बाहर निकलते जाता है। ये सारी कहानी था। कोई विलन का नाम लग रहा है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है। बॉलीवुड में नाम सत्या होगा तो भी वो असत्य बोलेगा, ऐसा ऐसा कल्चर चलता है। कोई नहीं, चलिए। ये कैलोरी की डिस्कशन, बात गलत थी, पूरी तरह से नकार दी गई, दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर आता है कुछ एक्सपेरिमेंट्स, और उन एक्सपेरिमेंट की सीरीज के थ्रू ये प्रूव हो गया कि भाई ये कोई इनविजिबल सा फ्लूइड नहीं है। उसको फिर हमने डिफाइन किया, हीट को प्रॉपरली, और वो डिफाइन की गई, द टोटल काइनेटिक एनर्जी possessed by the molecules due to translational, rotational and vibrational motion। उसको हमने लास्ट में जाकर के एक कंसेंट बनाया सबके साथ कि हाँ भाई, ये डेफिनेशन को अपन करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हीट मान करके चलेंगे। और ये डेफिनेशन, कल को आप कुछ नया लेके आओ, तो आप नया कुछ इन्वेंट करो, तो पॉसिबल है इसकी नई डेफिनेशन बना डालो, बट अभी के लिए ये डेफिनेशन सही है, सत्य है, इसमें कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब इस टर्म के मीनिंग की तरफ चलते हैं कि ये जो टर्म है, इसका मीनिंग क्या है। चलो, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, किसी को पता है क्या है ये थर्मोडायनेमिक्स? थर्मो का मतलब होता है रिलेटेड टू हीट, या सिंपली ये समझ लो, हीट। ठीक है, थर्मो मींस रिलेटेड टू हीट, ऐसी चीज जो हीट से रिलेटेड हो। और डायनेमिक्स तो तुमने यार क्या बवाल मचाया है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये डायनेमिक्स? चैप्टर नंबर 3 के अंदर पहली जो दो डेफिनेशन दी हुई हैं, बे हीट इज ए मस्ती किया तूने मिहिर, हीट डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक्स का मतलब होता है किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्यों जा रही है, उन सब चीजों का स्टडी करना। So dynamics is the branch of physics which deals with the motion and its causes। क्या cause है motion के, right? और काइनेटिक्स और डायनेमिक्स, इन दोनों को मिला करके आप बोलते थे मैकेनिक्स करके एक ब्रांच आई हुई है। यार पढ़ो यार, ऐसा थर्ड चैप्टर है, इतनी जल्दी भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? अभी अभी तो एग्जाम बाकी है, इतनी जल्दी डिलीट नहीं कर सकते तुम लोग, साल भर के बाद डिलीट करना। चलो, ये डायनेमिक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रांजिट। ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब है फ्लो। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट, और इसी के साथ रिलेटेड एक और टर्म आता है जिसको आप बोलते हो टेम्परेचर। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विथ विच deals with heat, temperature
एंड इट्स इंटर कन्वर्जन, लाइक एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जाना, वहां क्या कर रहा है वो क्या एक्शन क्रिएट कर रहा है, इन सारी चीजों की जो स्टडी है उसी को हमने क्या बोला हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स। अरे यार फिर से सुनो बात को, thermodynamics is the branch of science which deals with heat, temperature and its interconversion। इसका interconversion किन किन चीजों के अंदर, तो हीट एक बॉडी के अंदर से दूसरी बॉडी के अंदर चली गई तो वो एक प्रोसेस, दूसरा कहीं पर आपने हीट सप्लाई करके वर्क गेन कर लिया, हीट सप्लाई करके वर्क गेन कर लिया, ये सारे जो इंटर कन्वर्जन्स हैं इनकी स्टडी आप जहां पे करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। सारी बातों को कंपाइल करके एक लाइन में अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद हीट, टेम्परेचर एंड इट्स इंटर कन्वर्जन इन वर्क। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्या डेफिनेशन क्लियर है? अटक जाओगे, ऐसा लग रहा है अटक जाओगे। हाँ सर 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 नहीं नहीं, कशिश जागो बेटे। ओके यस, आई थॉट शी इज स्लीपिंग। इतनी इतनी अच्छी लोरी नहीं सुनाता हूँ इसलिए इसलिए सोना नहीं, ठीक है। ओके चलिए, तो ये था थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, अब केमिस्ट्री में तो थर्मोडायनेमिक्स तुमने पढ़ लिया होगा, राइट? अनम्यूट कर दो सारे लोग अब तो अपने आप को, जल्दी जल्दी। चीटिंग नहीं, जल्दी जल्दी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ, बैकग्राउंड नॉइज किसी का आया ना तो ध्यान रखना, मजा नहीं आएगी। चलो, सो मेरे को बताओ सिस्टम क्या होता है? अरे पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी आप स्टडी कर रहे हो उसको आप क्या बोलते हो? बोलो बोलो। सिस्टम। हाँ, ये मैंने पहले सिस्टम पूछा, फिर तुमने कुछ नहीं बोला, फिर मैंने डेफिनेशन बोल दी, तब बोलते हैं हाँ सर सिस्टम बोलते हैं। वह यार मतलब केमिस्ट्री तुम लोगों ने और तहलका मचा रखा है उसमें, ऐसा है क्या? सुनो, बात तो सुनना। सिस्टम क्या है? इट इज दी स्पेस, या जो भी स्पेस इन विच वी आर स्टडीइंग दी थर्मल प्रॉपर्टीज, जिसकी भी आप थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते हो उस स्पेस को आप क्या बोलते हो? सिस्टम बोलते हो। ओके, द कॉर्नर ऑफ दैट यूनिवर्स whose heat or thermal properties you are going to study, that is what we call as system, right? अच्छा, इसको छोड़ करके जितना बचता है उन सबको अपन क्या बोलते हैं? इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, सराउंडिंग। सराउंडिंग। क्या बात है। तो अगर मैंने इस पार्ट को छोड़ दिया तो जो बचता है दैट इज The part of universe which is not under observation is called ओए होए हाय हाय, पूरा टेक्निकल बना हर्ष तो। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन दैट इज सिस्टम, दैट इज सिस्टम। यार एक एक लाइक तो बनता है यार हर्ष तेरे लिए। ओए मेरे को ये अच्छा है। मेरे को लगा मैं लाइक और ये सब नहीं दे सकता हूँ, मेरे को ऐसा गजब यार, बहुत सही। सो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under observation that is known as system, and everything except system, सिस्टम को छोड़ दो, उसके अलावा जो कुछ भी बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। अरे यार एक चीज तो ध्यान से देख, बहुत ध्यान से देखना, ये जो वॉल मैंने बनाई है ना, ये चाइना की वॉल नहीं है। है क्या चाइना की वॉल? नहीं है। ये वॉल ऐसी है ना जो सेपरेट कर रही है किसको? सराउंडिंग को और सिस्टम को। गॉड, आंसर आया। ओके, सो ये एक ऐसी ओ वाह, मिहिर मिहिर, मतलब देखो आंसर चैट बॉक्स में लोग दे सकते हैं लेकिन ऐसे म्यूट से अनम्यूट होकर के नहीं बोलेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा कि यार बता दिया था इन लोगों ने। कोई नहीं, चलो ठीक है। सो ये एक ऐसी जगह है जो सराउंडिंग और सिस्टम दोनों को अलग कर रही है, जुदा कर रही है ना? ऐसे हैवी हैवी से शब्द आपने देखे होंगे उसमें, बॉलीवुड मूवीज में,
है ना? सो ये सराउंडिंग और सिस्टम को अलग करने का काम कर रहा है, दीवाल का काम कर रहा है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री बाउंड्री। बोलते हैं। अरे यार डिफिकल्ट है क्या? पपलू है, एकदम साव पपलू है, बद्दू खबर पड़ी जाए એવું છે. Okay. So system is the part of universe which is under observation. Surrounding is everything except system. System को छोड़ दो तो बाकी जो कुछ भी बचता है वो हमारा क्या हो जाता है? Surrounding. And the thing which separates system and surrounding, okay, that is what we call as Boundary. बाउंड्री. बहुत बढ़िया. अच्छा, ये बाउंड्री दो टाइप की होती है. एक जिसके अंदर गेट होता है, एक जिसके अंदर गेट होता है, और एक दूसरी ऐसी जिसमें कोई गेट नहीं होता. अच्छा, गेट होगा तो क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह चीजों का ट्रांसफर हो पाएगा, राइट? और अगर गेट नहीं होगा तो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज का ट्रांसफर नहीं हो सकता है. मानते हो इस बात को? है ना? चलिए, तो इनके भी बड़े स्पेशल नाम दिए हुए हैं, बहुत बहुत स्पेशल नाम दिए हैं. ये जो है, जो हीट को कंडक्ट कर सकती है, अगर कोई ऐसी वॉल आपने लगाई जो हीट को कंडक्ट कर सकती है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग। यस, कंडक्टिंग वॉल. कंडक्टिंग वॉल. ए कैविना, ऐसा नहीं बोल. मैं मिमिक्री करने लग गया ना तो जितने बाकी मिमिक्री वाले हैं वो मेरे को उठा उठा के फेंक देंगे कहीं पे. इतनी गंदी मिमिक्री कभी नहीं सुनी होगी. ऐसा नहीं बोल. मेरे को बोल रही है सिर्फ पढ़ाना छोड़ के मिमिक्री करना चालू कर दो. बे यार, ये जबरे सजेशन देते हो यार तुम लोग तो. ओके, चलो कोई बात नहीं. अब दूसरा ये जो है ना, ये जो वॉल है, ये बोलती है नहीं, हूं कोई ने जवान नहीं दो, मैं किसी को जाने नहीं दूंगी, है ना? तो अगर ये हीट को नहीं ट्रांसफर होने देगी, प्रणाली ने कुछ बोला ऐसा लिपसिंग मेरे को उसका समझ में आया, लेकिन ऐसा अनम्यूट नहीं करेगी हो लड़की, देखना. बता दे बच्चे. नॉन कंडक्टिंग. थैंक यू. सो दिस इज नोन एज नॉन कंडक्टिंग वॉल. नॉन कंडक्टिंग वॉल या नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री. लेकिन ये तो ना, ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए हैं. आप तो यार 12th में जाने वाले हो 2-3 महीने बाद, है कि नहीं है? तो तुम्हारे लिए एक नया नाम देना पड़ेगा इसको, और वो नया नाम आता है इस कंडक्टिंग वॉल का डायाथर्मिक वॉल. डायाथर्मिक वॉल. देखो, इसी कंडक्टिंग वॉल को ही क्या कहा जाता है? डायाथर्मिक वॉल कहा जाता है. क्यों आर्ची? तो यार फिर ये भी बता दो, नॉन कंडक्टिंग को क्या बोलेंगे? Adiabatic wall. एडियाबैटिक. उसको प्रोनाउंस करना मेरे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था. व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, फर्स्ट टाइम मेरे से जब बोला गया था तो मैंने भी यही बोला हुआ था. ये सर ने मेरे को प्रोनाउंस करके दिया था डायाथर्मिक वॉल, तो मैंने बोला हुआ था अडायाबैटिक वॉल. अडायाबैटिक वॉल. और मेरे को ये लग रहा था ना कि ऐसी वॉल जिसको डायबिटीज नहीं हो उसको अडायाबैटिक वॉल बोलेंगे. मतलब कुछ भी सेंसलेस बातें आती थी दिमाग में. So if I'm talking about non-conducting wall, so it is also known as adiabatic wall. Adiabatic wall. चलो फटाफट समराइज करो. जिस पार्ट का ऑब्जर्वेशन क्या बोलोगे उसको? सिस्टम। सिस्टम. उसके अलावा जो कुछ भी है वो सराउंडिंग। जो सेपरेट कर रहा है उसको? Boundary. बाउंड्री। बाउंड्री. कितने टाइप की? टू Two टाइप्स। कितने टाइप की? पहले टाइप का नाम Conducting डायाथर्मिक। wall. कंडक्टिंग. कंडक्टिंग में क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगी नहीं होगी? होएगी. होएगी. गेट ओपन है, गेट ओपन है, इधर से तू उधर जाएगा, उधर से कोई इधर आएगा. गेट ओपन है, अब भी इधर दरवाजा बंद, कोई इधर नहीं जाएगा, कोई उधर नहीं आएगा.
मतलब नो हीट एक्सचेंज विल टेक प्लेस इन दिस टाइप ऑफ वॉल। बात खत्म, और अपने को इस पे डिस्कशन नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, अब किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट को, लाइक कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसकी अगर आप स्टडी कर रहे हो, यानी जिस पार्ट को आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, जिसके ऊपर आपने अपनी पैनी निगाहें लगा के रखी हुई है, यार तो इसको घूर डालना है, एकदम से खत्म ही कर देना है, तो उसकी कौन कौन सी बातों को आप स्टडी करते हो? कौन कौन सी बातों में आपका इंटरेस्ट होता है कि ये मॉलिक्यूल इसके पास कब जा रहा है, ये देख रहे होते हैं अपन? नहीं, ये नहीं देख रहे होते हैं। ये इससे मिलके कब दूसरे से मिलने जा रहा है, ये सब हम नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? हम बेसिकली तीन चीजों के साथ डील कर रहे होते हैं, इस पूरे सिस्टम की तीन चीजों से डील कर रहे होते हैं। एक तो ये भाई साहब में प्रेशर कितना है, प्रेशर की बात हो गई। दूसरा जो है वो है वॉल्यूम की बात, और तीसरा ऑब्वियसली थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो टेम्परेचर की बात ना है, पॉसिबल है ही नहीं। सो इन तीन चीजों की डिस्कशन आपको करनी होती है एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। एक है उस सिस्टम का प्रेशर, दूसरा है उसका वॉल्यूम, और तीसरा है उसका टेम्परेचर। प्रेशर को आज तक की लाइफ में आपने पी से इंडिकेट किया हुआ है, हाँ या ना? तो रघुकुल रीति सदा चली आई के अकॉर्डिंग इस प्रेशर को हम अभी भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम को आज तक आपने वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सर वेलोसिटी को भी, वेलोसिटी स्मॉल वी हुआ करती थी, ये कैपिटल वी है। सो कैपिटल वी इज दी वॉल्यूम, और उससे यानी वी से हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैपिटल टी से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? टेम्परेचर को। राइट? अरे हाँ या ना? कितनी चीजें पढ़ेंगे सिस्टम के बारे में अपन? पूरे उसके खानदान को स्टडी करने जाएंगे क्या? इसके चाचा कौन है, इसके मामा नो कौन है? सर। नहीं यार, तीन चीजों को, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, अपना इंटरेस्ट इतने में ही है, बाकी सब बाहर में जाए। इट्स ओके, हमको नहीं पढ़ना है बाकी। क्यों कशिश? बोले सर ना तो बोल भी नहीं सकते ना, ना बोलने का ऑप्शन नहीं कहाँ है। ना बोल के दुश्मनी थोड़ी मोल लेनी है। कोई नहीं, ठीक है ठीक है, ऐसे रिजेक्ट कर सकते हो यार, ऐसे लगे गलत बात कर रहा बोल दे रहे हो, "ए, सॉरी यार, झूठ बोलते हो"। नहीं, ठीक। चलो, अब ये जो है ना, दीज आर नोन एज, अभी तक ये लोग एंट्री ले रहे हैं। इट्स 5:30, अभी तक लोग यार entry मेरा ले रहे हैं। दूसरा अकाउंट था। हर्ष, मैंने तेरी बात ही नहीं करी। आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट यू। ओके ओके। डेढ़ शाणो बनी रहे हो छे, ऐसा। मैंने सीख लिया हूँ गुजराती। मैं बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूँ, स्टिल आई एम वर्किंग टू हार्ड ऑन दैट। चलिए, कोई बात नहीं। सो दीज आर नोन एज थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। सो ये क्या बताते हैं? थर्मोडायनेमिक, ओह स्केच पेन गया। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। अब इन वेरिएबल्स के भी, जैसे आपने ये इसके दो टाइप समझे थे, वैसे ही इन वेरिएबल्स के भी कितने टाइप हैं? दो टाइप हैं। पहला जो टाइप का वेरिएबल है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव। क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। और दूसरा जो टाइप है दैट इज नोन एज, सोचो सोचो, intensive. इंटेंसिव। बहुत बढ़िया, इंटेंसिव। So there are two type of thermodynamic state variables. One is extensive and दूसरा है intensive. Extensive में क्या होता है? बताओ। which depend on the mass and size of the वेरी गुड। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं
अमाउंट ऑफ मटेरियल के ऊपर। These are those properties which depend on amount of material। और आप समझ सकते हो तुम, अगर ये अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं तो पक्की बात है इनका डिपेंडेंसी नहीं होगा, है ना। ऐसे जब दो टाइप अपन देखते हैं, जैसे यहां देखा एक कंडक्ट करती थी दूसरी नहीं करती थी। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स में भी एक वेरिएबल ऐसा है जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो दूसरा क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। इनकी सबकी डिटेल डिस्कशन हम आगे चल के करने वाले हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे अपन अभी फोकस कर रहे नहीं है, ठीक है। ओके, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, अब हम समझते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो मेरे को बता सकता है क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम आखिर है क्या? सोचो यार, कोई बहुत बड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना डिटेल नहीं है, थोड़ा थोड़ा सोच के बताओ। सर हीट फ्लो स्टॉप हो जाता है। यस, टेम्परेचर को जब आप डिफाइन कर रहे थे ना, सुनो बात को, यस यस कश्वी, एकदम एकदम सही डायरेक्शन में ले जाकर के आपने एरो रखा है, लेकिन थोड़ा सा उसको काइनेटिक एनर्जी देने की जरूरत है, तो एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन आ जाएगी। चलिए मैं उसमें आपको हेल्प करता हूँ। जब आपने टेम्परेचर की बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई थी ना, तो उसमें एक डेफिनेशन ऐसी थी कि टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी which becomes equal which becomes equal for the systems which are in thermal equilibrium. Temperature is a physical quantity which becomes equal for the systems which are in thermal equilibrium. अगर मेरी बात पे जरा सा भी आपको डाउट आ रहा है, चैप्टर नंबर 11 पहला पेज, टेम्परेचर की 4 से 5 डेफिनेशंस, लेट डेफिनेशन दे रखी है, रीड करो, एक आधी में ये बात आपको मिलेगी। सो ये थी उसकी डेफिनेशन। अब यार उल्टा काम अपने को समझना है, उल्टा उल्टा पूरा काम करते हुए चलना है। एक मान लो मेरे पास कोई गैस है ए और दूसरी गैस है हमारे पास बी, राइट। सो आई एम कंसिडरिंग टू गैसेस। बोलो बोलो कौन सी गैस है, ए एंड बी। पहली जो गैस है इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर P1 V1 T1। तीन वेरिएबल्स की मैंने बात करी हुई थी, याद हो तो आपको, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल में प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो पहले वाले के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन है, P1 V1 एंड T1। दूसरी वाली जो गैस है इसके थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स P2 V2 एंड T2 हैं। चलो अब इसको मैं डायाथर्मिक वॉल से कनेक्ट कर दे रहा हूं, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भव्य देगा। हाय भव्य, भव्य। यस सर। हाश, मेरे को लगा फिर से बेइज्जती हुई। मेरे को पूरा ऐसा आ गया था फिर से बेइज्जती होने वाली है। कोई नहीं भव्य, मेरे को तो ये बता भाई, डायाथर्मिक वॉल किस टाइप की वॉल है? क्या क्या स्पेशलिटी होती है डायाथर्मिक वॉल की? विश्वा को पता है, हर्ष को पता है, पता यश को नहीं पता है। बे तू लेक्चर में हतो? सर, हमारा मींस अभी पानी पीने गया था इसलिए। ए यार तूने तो यार अकेले के लिए पानी पी लेने का मेरे को पूछने का भी नहीं आ रहा है। बस इतनी इतनी कमजोर सी दोस्ती रखी है यार तूने अपनी। कोई नहीं, देखो कंडक्टिंग वॉल। वाओ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, ग्रेट यार, मतलब ये 11 हैंड रेस दिख के मेरे को मजा आ गया। ग्रेट, चलो
ठीक है। सो ये डायाथर्मिक वॉल जो है ना बच्चे, वो डायाथर्मिक वॉल एक ऐसी वॉल है जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने देती है, गेट होता है उसके अंदर, वो जाने देती है। तो अगर इन दोनों के टेम्परेचर अनइक्वल हैं, यानी T1 एंड T2 आर नॉट इक्वल, ओके, सो इन दैट स्टेट ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी में से कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होना चालू हो जाएगा, और वो तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों बॉडीज के टेम्परेचर कैसे नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते। और जैसे ही टेम्परेचर इक्वल, वैसे ही सिस्टम को क्या बोलोगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या नहीं होगा, हीट का फ्लो नहीं होगा। क्योंकि हीट फ्लो कर क्यों रही थी, बिकॉज देयर वाज सम टेम्परेचर डिफरेंस। अरे यार, टेम्परेचर डिफरेंस था, हीट फ्लो कर रही थी, टेम्परेचर इक्वल हो गए, दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो गए, अब कोई हीट ट्रांसफर होगी नहीं। सिंपली समझो, ये मेरा मित्र है छगनलाल, ठीक है, ये मेरा मित्र है छगनलाल, ठीक, और ये उसका दूसरा मित्र है मगनलाल। छगनलाल बहुत गरीब फैमिली से है, बहुत बहुत ज्यादा गरीब फैमिली में से है, ठीक है। वो मीम्स के अंदर चला हुआ है ना, मैं गरीब हूं, ऐसा वो उस टाइप का बंदा ही है। और दूसरा जो है, ही इज हाईली रिच, बहुत बहुत गजब सोसाइटी में से आता है, राइट। अब ये गरीब इस अमीर के पास हेल्प मांगने जाएगा तो ये हो सकता है इसको हेल्प कर दे, पॉसिबल है ना, है, पॉसिबिलिटी है, राइट। लेकिन अगर सोचो ये दूसरे गरीब के ही पास जाकर के बोले मेरे को 1 लाख रुपए दे दे, तो हो पाएगी क्या हेल्प। यानी कि अगर आपको कहीं से कुछ चाहिए तो आपको अपने से थोड़े से अप लेवल वाले से पूछना पड़ेगा, है कि नहीं है। लेवल वाले से पूछोगे, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, 50-50 हो जाता है। लेकिन यहाँ अप वाले में तो मिलने के चांसेस हाई रहते हैं, अगर तुमने उसके साथ उसके घरों पे पत्थर नहीं मारे तो, है ना। बाकी अगर वो जब खाना खा रहा हो तुम जाकर के उसको हैरान करके आ रहे हो तो भाई वो नहीं देगा फिर तुमको, पक्की बात है। तो ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। यहाँ एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था, एक का कम था, तब तक तो हीट ट्रांसफर हुआ, दोनों इक्वल हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो ये भी छगनलाल हो गए, ये भी छगनलाल हो गया। जब दोनों बराबर हो गए तो अब कहीं भी हीट ट्रांसफर, पैसे का ट्रांसफर कहीं होएगा नहीं। सही है क्या, डन। सेम चीज यहां पर भी। सो ये बात थी हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम की। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। So two systems are said to be in thermal equilibrium when there is no heat transfer between them. दोनों के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, तब हम क्या बोलेंगे, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। लेकिन अगर इसी को मैं और तरीके से बताऊं तो इस स्टेट में क्या होता है, इन दोनों के टेम्परेचर कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये पार्श्व ने कुछ लिख के भेजा है, मेरे को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ओके मैं बता नहीं सकता हूं, तुम लोगों को जान दो। ओके, सो T1 इक्वल्स टू T2। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट था, राइट। अभी इस कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। ये तो आपने थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा, एकदम पपलू सा। अब लाते हैं एक हैवी हंटर सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यस 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 सर ये ऊपर वाला एक बार शॉर्ट में फिर से समझाओ ना। यस बच्चे, एक बॉडी थी जिसका जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स थे वो P1 V1 T1 थे। दूसरी बॉडी थी, उसके थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स P2 V2 एंड T2 थे। बोथ द टेम्परेचर्स वर नॉट इक्वल, दोनों ही टेम्परेचर्स अलग अलग थे। इन दैट कंडीशन, जब T1 इज नॉट इक्वल्स टू T2, यानी एक बड़ा है एक छोटा है, तो ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी में से कम टेम्परेचर वाली बॉडी में हीट का ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। अरे आई क्या बात समझ में। हेलो हेलो, बोलो बेटे। यस सर। गुड। अब ये ट्रांसफर कब तक होता रहेगा मैडम, तब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो जाएं, जब तक इन दोनों के टेम्परेचर इक्वल ना हो जाएं।
जैसे इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल इन दोनों के बीच में सेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर इक्वल होने की वजह से देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर इक्वल होने की वजह से देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एंड इन दैट कंडीशन वी विल से दैट ऑब्जेक्ट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में मैडम? यस सर। चलिए ठीक है, कहानी में चलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की तरफ। बाकी लोग बड़ा बोर हो चुके हैं, सर एक ही बात को कितनी बार बोलोगे? धनुष्का ऐसे ऐसे गुस्से में देख रही है, क्या क्या कर रहे हो? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यस। सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। यार जितना आसान ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा था ना, थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने समझा, उतना आसान ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है। इतना इतना इजी नहीं है ये सारा कुछ, थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है इसमें। देखो, अगर दो हमारे पास बॉडी, दो सिस्टम है, राइट, ये एक या एक ही सिस्टम अभी के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूं। ये इस एक सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, क्या बोलते हैं इसको कंबाइंडली? मैं भूल गया यार, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को कंबाइंडली क्या नाम दिया हुआ है? मैं भूल जाऊं चलेगा, तुम मत भूलो यार, ऐसा ऐसा गलत काम नहीं करो। Variables. State variable. थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, यस, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, P1, V1 एंड T1 है, ठीक है। इस सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है? P1, V1 एंड T1 है। आज भी जब मैं बैठा हूं तब इसका P1, V1, T1 मान लो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। कल के दिन जब मैं आता हूं तो भी यहाँ का जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है वो P1, V1 और T1 है। 100 साल बाद भी मैं भूत बन के अगर यहाँ पे आता हूं तो भी मैं देखता हूं कि इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल सेम टू सेम रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम को बच्चे हम किस में बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। प्रॉपर्टी क्या है इसमें खास? तो बच्चे खास प्रॉपर्टी ये है कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर नॉट चेंजिंग विथ टाइम, दे आर कांस्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग विथ टाइम। P1, V1, T1 आज हो गया ना तो जिंदगी भर P1, V1, T1 ही रहेगा। इसको हमने क्या बोला है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। फाउशे, यार बोल दो कुछ तो बोल दो। यस सर। ओके, हाँ हाँ, डेफिनेशन पे आते हैं मिहिर भाई। डेफिनेशन ही बोल दी है वैसे तो मिहिर, पर ठीक है अब तू बोल रहा है तो मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ। A system is said to be in thermodynamic equilibrium. A system is said to be in thermodynamic equilibrium when its thermodynamic variables are not changing with time. A system is said to be in thermodynamic equilibrium when its thermodynamic variables are not changing with time. Right? So, अगर आप इतनी स्वीट सी डेफिनेशन मेमोराइज कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया है। आज भी P1, V1, T1 रहना चाहिए, कल भी P1, V1, T1, परसों, उसके बाद भी, यानी जितने दिन भी आप आ रहे हो इसके पास P1, V1, T1 चेंज होना चाहिए नहीं। क्यों हितांशी, ऐसा कुछ मिला क्या तुमको नोट्स में ऐसा, या मैंने गप्पा मार दिया कुछ? ओके गुड, चलिए यार, अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, इनके बीच में एक छोटी सी लकीर है और वो आपको नोट्स में एक बार रीड करना है। यू हैव 2 मिनट्स विद यू, दो मिनट्स का टाइम है तुम्हारे पास। 5:45 पे स्टार्ट करेंगे एंड 5:47 पे आपका टाइम समाप्त करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि कितने लोगों ने सच में पढ़ाई करी है और कितने लोगों ने उतनी देर में व्हाट्सएप के मैसेजेस पे रिप्लाई दे दिया है। ऐसा क्लास के टाइम पे बहुत मैसेजेस आते हैं, यानी ऐसा लगता है ना कि जैसे वो सारे फ्रेंड्स मूड बना के बैठे हो कि तेरा क्लास चालू हो फिर देख मैं मैसेज करता हूँ। बाकी तुम वेट करते रहो, मजा ले कोई मैसेज आ जाएगा, नहीं आएगा। क्लास चालू हुई नहीं, ले धनादन, ले धनादन।
और हमारे साथ ऐसा कॉल में आता है। मतलब जब तक फ्री बैठे हुए तब तक किसी का कॉल नहीं आएगा, जैसे लेक्चर चालू हुआ ले कॉल ले कॉल ले कॉल, अब तो बात करेगा भाई तू, ऐसा है। So all of us are going from the same phase. ऐसा टेंशन नहीं लो, तुम्हारा जो ऐसा प्रॉब्लमेटिक काम काज चल रहा है, हमारे साथ भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बाय द वे मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ इस पूरी कन्वर्सेशन से, है ना, ताकि ताकि आप रीड नहीं कर पाओ, फिर मैं आपकी बेइज्जती कर पाऊं। जिसको समझ में आ गया हैंड रेज कर सकता है। वैसे ये काम तो 45 सेकेंड्स का था, बट स्टिल मैंने आपको 2 मिनट्स दिए। कितना दयालु हूं मैं, हाउ काइंड आई एम। बट कभी घमंड नहीं किया इस बात पे। आर्ची बताएगी मेरे को, मैं इसने ऐसा मिनी हैंड रेज किया था ऐसे करके, यस छोटा सा हैंड रेज। हाँ यस सर। सर थर्मल इक्विलिब्रियम जब होता है जब टेम्परेचर दोनों सेम होते हैं, और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब स्टेट वेरिएबल्स सेम होते हैं। यस, टाइम के साथ अगर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो हैं, स्टेट वेरिएबल्स जो हैं, इफ दे आर नॉट चेंजिंग, देन इट इज व्हाट वी कॉल एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और अगर हीट का ट्रांसफर दो बॉडीज के बीच का 0 हो गया, यानी कि टेम्परेचर दोनों का इक्वल हो गया, इन दैट स्टेट हम इसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। चलो सर जी हाँ हर्ष बोलिए। बट आप हाँ वो डिफरेंस ही है ना यार, वो हर्ष डिफरेंस ही है। मैं समझ गया तेरी बात, मैं तेरी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ। वो डिफरेंस ही है ना, कि एक में टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए और एक में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए अब बहुत बहुत ऑब्वियस सी बात को बड़ा कॉम्प्लिकेट करके समझाता हूं मैं आपको। पहले तो देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यार थर्मोडायनेमिक्स की जो कहानी है ना, बड़ी बड़ी दिलचस्प है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप अगर आप लोग वीडियोस ऑन कर पा रहे हो यार, तो मतलब मजा आ जाएगा सेशन में, क्योंकि ये जो है ना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट चालू हो रहा है। क्योंकि अभी तक आपने कभी किसी लॉ के आगे जीरोथ नहीं पढ़ा होगा, है कि नहीं? पढ़ा है क्या कभी किसी लॉ के आगे जीरोथ? ऐसा पढ़ा है क्या? और इसको अगर मैं डिजिट वाइज लेके चलूं ना, तो यहां मैंने 0 लिख करके TH लिखा हुआ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बड़ा बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट लगता है जब कोई बोलता है जीरोथ लॉ, क्योंकि आपको एक हैबिट पड़ी हुई है कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सर स्टार्टिंग तो फर्स्ट से होती है, ये जीरोथ कहां से आया? अच्छा पढ़ लिया हुआ है, अरे यार कोई बात नहीं। हाँ, तो यार थर्मोडायनेमिक्स का जब शुरुआत हुआ ना, तो उस टाइम पे लोगों को लग रहा था, एक एक लॉ आया, वो लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है, जो अभी हम आगे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हाँ जी। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम बात पे आए, इससे पहले जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और सेकंड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है, वो पहले ही दिए जा चुके थे, और उनको फर्स्ट और सेकंड नंबर भी दिया जा चुका था। और ये 50 साल तक लगभग चल गया, ऐसा 50 इयर्स के अराउंड तक ये पूरा चल गया कामकाज। अब देखो होता ये है ना, वो
रामायण किसी ने नाम सुना है क्या? ये लॉकडाउन के अंदर टीवी के ऊपर चलती थी, है ना? वो उसमें एक एक वो है, बोलते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, है ना? ऐसा एक लाइन है, समझ में कम आया होगा। आई एम नॉर्थ इंडियन, तो मेरे को बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आती है, सो आई कैन टेक चीयर फॉर मी। वो मेरे को समझ में आता है। इसका मतलब ये है ना बच्चे, कि कोई चीज जो एक बार हो गया, जो जो प्रॉमिस कर दिया ना, वो प्रॉमिस प्रॉमिस है। अब उसको ब्रेक नहीं करते हम लोग। यहां पर भी क्या हुआ, एक लॉ को पहले नंबर दे दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है कशिश मैडम, दे दिया उसको हमने नाम। अब यश भाई हुआ क्या इस केस में, कि जैसे ही हमने उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम दिया, 50-60 साल तक उसका नाम बड़े बढ़िया से लोगों ने इज्जत से लिया और पूरी दुनिया में फैला दिया कि यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लोगों ने बोला वाह बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्या लॉ है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या आया, ये जो सर, लॉ बात, आपका वॉइस यस, कट हो गया था बीच में। मैंने कोई अच्छी बात बोली नहीं है हर्ष, मत टेंशन ले। ओके। मैंने हाँ, मैंने कोई अच्छी बात बोली नहीं, काम की बात नहीं बोली है, टेंशन नहीं ले। तो वो फर्स्ट लॉ आ चुका था, सेकंड लॉ आ चुका था, लेकिन उसके बाद एक लॉ हमको ऐसा मिला जो लगा कि ये थर्मोडायनेमिक्स का बेस है, ये फाउंडेशन है पूरे थर्मोडायनेमिक्स की। और क्योंकि फाउंडेशन है और उसको आप बोलते थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मजा नहीं आता। तो उसको 1 और 2 के ऊपर यानी नाम दे दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब क्या है ये लॉ, ये समझना। देखो, एक मेरा सिस्टम है, सिस्टम ए, ठीक है? सिस्टम यानी कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको मैं स्टडी करना चाहता हूं, ये है सिस्टम ए। और दूसरा है सिस्टम बी। ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, राइट? बी जो है ना, वो सेपरेटली, बी अलग से सी के साथ, बी अलग से सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये बी है और ये सी है। ये दोनों किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में, राइट? तो क्या ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे? यस, यस कश्यप, रखना पड़ जाएगा। -1 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकता है। हो सकता है यार, पॉसिबल है ऐसा, मतलब करना पड़ सकता है। चलिए, तो अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है विश्वा? कैन यू टेल मी? बता सकते हो? मैं सर, ये पालड़ी वाली ने बोला मैं? हाँ। नहीं नहीं नहीं, साउथ भोपाल वाली से पूछ रहा हूँ यार, वो आज कुछ बोल नहीं रही है इसके लिए। जैसा बच्चे, ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो इन दोनों का क्या क्या ऐसा है जो बहुत खास होने वाला है इन दोनों के बीच में? क्या कंडीशन बनने वाली है? टेम्परेचर इक्वल। हेलो सर। अरे यार, यस यस यस, आई वाज इन, मैं म्यूट था, सही है। चलो, सो ए और बी जो है, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इन दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट?
TA इज इक्वल्स टू TB। और अगर B और C जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर ऑफ B एंड टेम्परेचर ऑफ C विल बी इक्वल, राइट? A का टेम्परेचर B के इक्वल और B का टेम्परेचर C के इक्वल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A का टेम्परेचर, B का टेम्परेचर, C का टेम्परेचर इक्वल होगा? होगा? यस। मतलब अगर A का टेम्परेचर B के इक्वल है, B का टेम्परेचर C के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि A का टेम्परेचर C के भी इक्वल होगा। यस और नो? एंड दैट्स द लॉ। यही लॉ है यार। अरे सोचो, इतना इतना इजी कभी लॉ तुमने पढ़ा होगा? बे यार, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे गंदे गंदे वर्ड्स लेके आता था। इनर्शिया, एक्सटर्नल फोर्स, ये वो, मोशन, कंटिन्यू। अरे इतना इतना झमेला है ही नहीं। एक बॉडी दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, दूसरी तीसरी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो पहली तीसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, बात खत्म। अरे है कहानी सिंपल एकदम। चलो ठीक है, तो इसको हम पूरा फ्रेम करते हैं कि स्टेटमेंट क्या बनेगी। स्टेटमेंट ये है कि दिस इज ए, ये है आपका सिस्टम ए, और ये दूसरा हम यहां पर क्रिएट कर दे रहे हैं सिस्टम बी। अरे बोर तो नहीं हो रहे हो ना? ऐसा कंटाला तो नहीं आ रहा है ना? बता देना यार, सुन पता चलेगा ना अपने को। धनुष्का बोल रही है हाँ, और वो भी स्माइल करते हुए बोल रही है हाँ, हाँ भी बोल रही है, स्माइल भी कर रही है। मैं क्या समझू इसको धनुष्का? ओके, तो ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी। ए किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है? बी के साथ है, ठीक है। ए किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है? सी के साथ है। तो बी और सी भी किसमें होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, राइट? ये इसी तरीके से हम पूरा बनाते हैं पूरा लॉ। अब सुनना समझ में आ जाएगी, ठीक है? स्टेटमेंट जो नोट्स में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं बना करके आपको बता रहा हूं, सो दैट आप जब लिखने बैठो तो आपको ऐसा नहीं लगे कि सर ने कुछ और बोला हुआ है, नोट्स में कुछ और लिखा हुआ है और हम कुछ और लिख रहे हैं, टीचर मार्क्स कुछ और दे रही है, हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और हो रही है, मतलब सब कुछ और ही हो रहा है, ठीक है? नॉट फेयर। तो मैं आपको नोट्स के अकॉर्डिंग वाली डेफिनेशन बता देता हूं, सुनना बात को ध्यान से। ये मिहिर लेफ्ट कर करके बार बार वापस आ, चलो देखो। So, zeroth law of thermodynamics states that if two systems A and B are in thermal equilibrium, if two systems A and B are in thermal equilibrium with third system C, जैसे यहां पर हमने देखा हुआ था A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में था, B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में था, ठीक है? यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो नंबरिंग है ना, आप इसको ऐसे कर दो तो आपका जो स्टेटमेंट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जो मैं यहां बताना चाहता हूं, जो नोट्स के अंदर दिया हुआ है एबीसी, उसके साथ अलाइन हो जाएगा। तो देखो, इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, ठीक है? दो सिस्टम्स हैं ए एंड बी, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम सी, then A and B will also be in thermal equilibrium. This statement is what we call as zeroth law of thermodynamics. डायग्राम फिर से समझो। A किसके साथ इक्विलिब्रियम में? C के साथ। B किसके साथ इक्विलिब्रियम में? C के साथ। A and B are separately in equilibrium with C. A and B are separately in equilibrium with C. ये तुम्हारी नॉन कंडक्टिंग वॉल है। This is not a conducting wall. पता है ना, दो टाइप की बाउंड्री पड़ी थी अपन ने। भूल गए ओए ओए ओए, ये डिलीट करा, डिलीट नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते। विशा बोल रही है क्या सर, नहीं किया डिलीट हमने। ओके चलिए, तो ये अपनी स्टोरी है, ठीक है? ये था हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, इसी को अगर मुझे और
थोड़ा आप टेम्परेचर के टर्म्स में लेके जाना हो तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, इसका टेम्परेचर T1 होगा, इस या TA होगा, इसका TB होगा और इसका क्या होगा, TC होगा, राइट? सो टेम्परेचर के टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, सो देयर एग्जिस्ट अ क्वांटिटी नोन एज टेम्परेचर which is the property of all the thermodynamic systems which are in thermal equilibrium, they will remain constant. ये तीनों के लिए क्या रहेगी, constant रहेगी. Okay? If three systems are in equilibrium, thermal equilibrium में है, if three systems are in thermal equilibrium, then their temperatures will be also equal. ये इसी का एक conclusion है, right? simple है, कोई खास ऐसा है नहीं बहुत बड़ा. तो ये सारी चीजें आपको फर्स्ट लॉ के अंदर दी हुई हैं, कुछ भी खास नहीं है, एक बार नोट्स में रीड करोगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. लेकिन ये लॉ जितना ऑब्वियस आपको लगता है ना, इतना ऑब्वियस है नहीं, बिल्कुल नहीं है. मुझे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर पढ़ाया गया था जिसके अंदर गैसेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी हुई थी, राइट? और उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो मैंने अपने टीचर से ये बोला कि सर जब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम प्रेशर के भी तो डायरेक्ट इसके नहीं, ये तो मैंने गलत लिख दिया, सॉरी. ओके, टेम्परेचर जो है वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम एक और कौन था यार, इनवर्सली सब प्रोपोर्शनल. प्रेशर के प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. रुको मैं बताता हूँ ना, देखो अब मेरी बात तो सुनो, कितना जोरदार लॉजिक मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनना. इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल तुम इसको समझ रहे हो. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो यार इसके अकॉर्डिंग तो होना ये चाहिए था कि वॉल्यूम शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. अरे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? देख यार तू, ऐसा ही पूरा का पूरा रूल यहाँ पे बन रहा है. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाना चाहिए था, प्रेशर. लेकिन होता नहीं है. इतना आसान नहीं है फिजिक्स जितना तुम इसको, ये इतना आसान लॉ नहीं है जितना तुमने समझ लिया इसको. समझ रहे हो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार. इसके लिए होना क्या चाहिए, आउटर जो तुम्हारे सराउंडिंग की कंडीशन है ना, वो चेंज होनी चाहिए. नहीं, उनका चेंज नहीं होना है, तभी ये सारी बातें सही है, नहीं तो झोल हो जाएगा, इसमें गोलमोल बात हो जाएगी. अरे रिलेट कर पा रहे हो क्या मैं बोलना क्या चाहता हूं? जितना आसान तुम समझ रहे थे कि ये इसके साथ इक्विलिब्रियम, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. यार इतना आसान सब कुछ नहीं होता है. लाइफ इज थ्रिल. ये हर मोमेंट पे तुमको नए नए झटके देती जाएगी. तो ये वो झटका है, लेकिन तुमने कितनी इजीली एक्सेप्ट कर लिया. हाँ सर ऐसा तो होएगा होएगा होएगा, हाँ बिल्कुल होएगा. ऐसे ऐसे कूदने लगे. हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो. कोई नहीं, ठीक है. अब किसी को रीजन जानना है कि सर ऐसा क्यों, ये बातें आपने जो बताई उसका कोई लॉजिक है क्या? डेफिनेटली लॉजिक है, बट आप बाहर आउटसाइड दी क्लास मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको उसका लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा. चलिए अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ, जिसका नाम बार बार आपके इस सिलेबस के अंदर देखने को मिलेगा, और उसका नाम है अंदर की एनर्जी. ऐसे ऐसे नींद आने लगती है तो मालूम है ऐसा होता है. ध्रुवी की स्माइल से समझ में आ रहा है मेरे को कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, चलो. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनल एनर्जी. कोई बात नहीं, इंटरनल एनर्जी. ठीक है, इंटरनल का मतलब होता है अंदर की, और एनर्जी का मतलब तो एनर्जी होता है. तो अंदर की एनर्जी वही क्या है, इंटरनल एनर्जी है. राइट राइट. ये बकवास थी. अपने को डेफिनेशन बतानी है यार, फिजिक्स में डेफिनेशन चाहिए होती है. देखो केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, व्हेन देयर आर मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम, जब एक कोई अपना ऑब्जेक्ट होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में लगता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. लगता है क्या? नाम तो सुना ही होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स.
सो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चे लग रहा होता है एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट? और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, इधर बांध के रखने का काम करते हैं, राइट? बाइंडेड रहते हैं इसकी वजह से। तो इनकी बाइंड होने की वजह से देयर इज अ एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बोलो ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आइए बात समझ में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है? और ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो इनकी रैंडम मोशन, अरे कितने टाइप की मोशन थी? तीन। कितने टाइप की मोशन थी? तीन। पहले को हमने बोला था ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, है ना? तो इनकी वजह से आती है काइनेटिक एनर्जी। तो यहां बन गई है काइनेटिक एनर्जी, यहां बन गई है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का एडिशन कर दो, एडिशन कर दो, दोनों का जोड़ दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे जो एनर्जी आएगी उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। अरे सिंपल है क्या डेफिनेशन? एकदम चिंदी सी डेफिनेशन है यार, एकदम एकदम पपलू सी, कोई कोई दम नहीं है डेफिनेशन। पर डेफिनेशन तो बोलना पड़ेगा, तो मैं एक बार बोल के सुना देता हूं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू रैंडम मोशन, the sum of kinetic energy of molecules due to random motion and potential energy due to intermolecular forces, that is known as internal energy. ये चलशे चलशे चलेगा चलेगा। और वीडियोस बंद होना चालू हो चुके हैं, दैट्स अमेजिंग। मतलब 20 मिनट पहले ही सारे के सारे लोगों ने बोला टाटा बाय बाय बोल देते हैं अभी के। और ऊपर से कुछ लोग तो थम्स अप दे रहे हैं उस पे कि हाँ सर सही कर रहे हैं ना। ओके चलिए कोई बात नहीं, हमारा भी टाइम आएगा, चिंता नहीं करो। जल्दी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, सो हमारा टाइम आएगा। ओके सो इंटरनल एनर्जी की मैं बात कर रहा था। इस इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टाइम डेफिनेशन एक बार फिर से सुनना, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, due to random motion of molecules, and potential energy due to intermolecular forces, that is what we call as internal energy, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम U से, राइट? अब देखो इंटरनल एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये किसी ने मेरे को कुछ मैसेज भेजा। इंटरनल एनर्जी के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। विश्वा एकदम एकदम सही बोल रहे हो बच्चे, आप एकदम करेक्ट बात बोली है। एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट। आई एम कीपिंग एन आई ऑन द स्टूडेंट्स जो सच में ये वीडियो ऑन रख रहे हैं बिना बोले। एंड सच में बता रहा हूं, व्हेन वी विल मीट फर्स्ट टाइम, few of my students जिन्होंने ये काम किया हुआ है ना, they are really going to have something, कुछ कुछ तो उनको मिलने वाला है स्पेशल। लाइक एक पिज्जा पार्टी का वाउचर हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा सुनना था तो कोई बात नहीं। चलिए सो दिस यू इज व्हाट वी कॉल एज इंटरनल एनर्जी। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज समझना चाहते हैं। और पहले मैं तो कराऊं कश्मी मैडम, मैं तो यूरोप ट्रिप कराऊं, फिर तो ट्रिप के लिए मैं बांटता फिरूं। क्या ही बात कर रही है यार ये लड़की, तो बोल रही है सर गिफ्ट में यूरोप ट्रिप दे दो तो फिर ऑन रखेंगे हम। अनफेयर यार, एकदम बहुत ही अनफेयर डील है। ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, दैट इज इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल। इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट वेरिएबल है, ठीक है? अब इसकी कहानी किसी को कुछ मालूम है क्या? कोई कोई कुछ रिलेट कर पा रहा है? स्टेट वेरिएबल्स
देखो, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एक सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं यार, वीडियो ऑन रखोगे तो ये चीज और अच्छे से आपको समझ में आएगी। मैं सही बता रहा हूँ, एकदम एकदम ट्रस्ट करो मेरी बात पे, सर झूठ नहीं बोल। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा ना? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ तो यार बहुत एकदम जनरल वे हो गया इस चीज को बताने का, बट मैं उस तरीके से बता ही नहीं रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ बड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे मैं जा करके तुमको समझाऊंगा। सो मान लो यहां पर आपके पास एक पिस्टन है और ये सिलेंडर है। ये सिलेंडर है, ये जो है दिस इज नोन एज सिलेंडर, और इसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टन बोलते हैं। ऐसा कुछ देखा है क्या आप लोगों ने पहले कभी देखा है ना? हाँ बस ठीक है। इसमें आपने कुछ लिक्विड जैसा कुछ भर दिया, ठीक है, लिक्विड भर दिया, और यहां से आप इसको क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। बाइक जितने लोगों का लाइक बाइक से रिलेटेड जिनका कोई इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि बाइक के इंजन का कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर अपना होता है। कोई बात नहीं, नहीं है इंटरेस्ट तो कोई बात नहीं, ऐसा टेंशन नहीं लेने का। अपने ये समझना है कि यहाँ अपन ने वाटर जैसा कोई फ्लूइड भर दिया और नीचे से आग लगा दी है, ऊपर कुछ लगाया हुआ है, तो वो क्या होगा? लिफ्ट होगा, वेपर बनने की वजह से। ठीक है, तो पहले इनिशियल सिचुएशन में मान लो इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर था ना, वो P1 V1 T1 था। फिर जब ये मूव होकर के, क्योंकि आपने हीट करना चालू किया, तो हीट करना चालू करने की वजह से ये जो आपका पिस्टन था वो पिस्टन यहां कहीं रीच कर जाता है, इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो इस पॉइंट पे इसके जो वेरिएबल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, P2 V2। सर आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। अरे हाँ या ना, समझ में आई क्या ये बात? सर सो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये पहले स्टेट में कुछ अलग था, दूसरी जगह पर कुछ और हो गया। यानी कि ये सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये किस रास्ते से तुमको यहां से यहां लेके आया उस पे डिपेंड करेगा। नहीं, दिस विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय द पिस्टन। ऐसा नहीं है कि यहां से ऊपर जा रहा है तो उस टाइम पे यहां पे कुछ बदल जाए, नहीं, ये P2 V2 T2 है, वो इस सिचुएशन के लिए है। इससे ऊपर जाओगे चेंज हो जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टेट वेरिएबल। स्टेट पे डिपेंड करता है, किस स्टेट में पड़ी हुई है हमारी जो प्रोसेस है वो। अगर प्रोसेस सिंपल चल रही है बहुत अच्छी बात है, अगर वो इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है तो उस टाइम पर ये जो कंडीशन बनती है ये स्टेट वेरिएबल के लिए होती है, पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा। पुरानी इसकी क्या हिस्ट्री है उस पर डिपेंड करता नहीं है, लास्ट क्या हिस्ट्री थी इसकी P1 V1 T1 पे ये बिल्कुल भी डिपेंड करेगा नहीं। दूसरा है, क्या U इंपॉर्टेंट है या चेंज इन U इंपॉर्टेंट है? यस मिहिर? सर ये स्टेट वेरिएबल वाला पता नहीं चला। स्टेट वेरिएबल का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जो है ना बच्चे, वो किस स्टेट में तुम्हारा पिस्टन पड़ा हुआ है, लाइक ये जो तुमने अरेंजमेंट मैंने आपको बताई हुई है वो किस जगह पर है उस पर डिपेंड करता है, किस रास्ते से आया है उस पर डिपेंड करता नहीं है। अरे बात मतलब समझ में? सर फाइनल स्टेट में। नहीं नहीं, फाइनल स्टेट नहीं, जहां पर वो अभी है सिर्फ वहीं की प्रॉपर्टी पे, वहीं पे डिपेंड करता है। बाकी अलग पॉइंट पे पहुंच गया तो उस टाइम पे उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। ओके सर, ओके सो सर। इसीलिए हम ये बोलते हैं जिस स्टेट में, यानी जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट के ऊपर ये चीजें डिपेंड करेंगी, राइट है? चलिए अब देखो, यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डेल्टा यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यू इज इंटरनल एनर्जी, दिस इज इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है? डेल्टा यू। डेल्टा यू। क्यों? चलो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर लेट से इसकी एनर्जी थी, इसकी इंटरनल एनर्जी थी
50 जूल, राइट? और यहां पर पहुंच करके अगर इसकी एनर्जी हो जाती है 90 जूल, तो ये अगर मैं 50 बोलता हूं तो कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी आप इससे इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो। यहां का मैं आपको सिर्फ 90 बता देता हूं तो आप कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूं कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में जाने में आपको 40 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि सिस्टम विल अब्सॉर्ब 40 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी। आ रही है क्या बात समझ में? Sir, can you repeat what you told? Yes, bilkul, I can. What I'm saying, if I'm just saying that the first state is of 50 joule energy, second is of 90 joule energy, so it doesn't signifies anything. But if I'm saying when I'm taking my system from point 1 to point 2, जब मैं अपने सिस्टम को पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक लेके जाता हूं, तब मुझे 40 जूल की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। आई हैव टू गिव 40 जूल एनर्जी टू रीच फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। तो ये बहुत कुछ सिग्निफाई कर रहा है कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में जाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये अपने को पता चल गया है, राइट? वो चेंज बता रहा है आपको, इन दोनों की एनर्जी में चेंज बता रहा है, 90 माइनस 50, राइट? 40 जूल। उल्टा सोचो, अगर कोई सिस्टम यहां से यहां आ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा है, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज कर देगा, कितनी एनर्जी बाहर निकाल करके यहां से यहां आएगा। मतलब तुमने खूब गर्म कर रखा है, इसको खूब हीट कर रखा है, वेपर बनी हुई है अच्छे से, और ये जो वॉल है ये आपकी डायाथर्मिक है, लेट से, ठीक है? डायाथर्मिक यानी हीट कहां निकलती रहेगी, बाहर निकलती रहेगी। तो हीट कितनी बाहर निकलेगी, तो ये पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे आ जाएगा। सोचो सोचो सोचो। सर रिपीट करो तो एक बार। यस, माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं अब हीट करना इसको बंद कर दूं और ये वॉल मेरी डायाथर्मिक वॉल हो, तो उस टाइम पर पॉइंट 2 से पॉइंट 1 में आने के लिए कितनी हीट इसको बाहर निकाल देनी पड़ेगी? व्हाट अमाउंट 40 ऑफ हीट? यस, 40 जूल की। आ रही है क्या बात समझ में? विश्वा कंफ्यूज्ड दिख रही है इसमें पूरी तरह से। क्या हुआ बच्चे? बोल दो, क्वेश्चन बोल एक बार, फोड़ते हैं इसको। सर नहीं पता चला, आपने जो पूछा वो भी और जो आंसर किया वो भी। अच्छा ठीक है, चलो। ये हीट करने का मतलब क्या होता है मैडम, आप मेरे को बताएंगी? अनम्यूट रखो यार विश्वा, दैट्स नॉट फेयर। यस सर, हीट करने का हीट करने का मतलब है आप इसको एनर्जी दे रहे हो, राइट? एनर्जी, हाँ। एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। पहले इसकी 50 जूल एनर्जी थी इस स्टेट में, जब इनिशियली ऐसे पड़ा हुआ था, आपने इसको हीट किया, जो फ्लूइड अंदर था वो फ्लूइड इवोपरेट होना चालू हुआ, और इवोपरेशन की वजह से इस पिस्टन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगा, और ये पिस्टन कहां चला गया? ऊपर। यस सर। अरे नहीं तो ऐसा हो ना, तो मम्मी चाय बना रही हो, उस टाइम पर चाय की जो तपेली हो उसको क्या करना, किसी एक हल्की प्लेट से ढक देना। तो जब वो बॉईल करते टाइम बाहर निकलने लगेगी ना टी, तो उस टाइम वो तुम्हारी प्लेट को भी बाहर निकाल देगी। होता है क्या ऐसा? हाँ। तो सेम स्टेट की बात बच्चे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ये मेरा वो कवर है, जैसे ही मैं इसको ज्यादा हीट करने लग जाऊंगा कवर ऊपर जाने लग जाएगा, तो ये कवर ऊपर चला गया, ठीक है। अब मान लो पॉइंट 1 के ऊपर उसके पास जो इंटरनल एनर्जी थी वो 50 जूल की थी, ठीक है। और यहां पहुंचने पर उसकी जो एनर्जी हो गई वो 90 जूल हो गई, और मैं जीरो लॉस ऑफ एनर्जी कंसिडर कर रहा हूं। आई एम कंसिडरिंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है तो इसने जितनी एनर्जी दी होगी उतनी ही एनर्जी इसमें बढ़ी होगी। यस और नो? यस सर। इसने कितनी एनर्जी दी वो आपको पता चल पाएगा क्या इससे? हाँ। बिल्कुल पता चल जाएगा। बस यही बात मैं बता रहा हूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको बताता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी खींचनी पड़ेगी, ऐसे कितनी एनर्जी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, या कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, बाहर निकालनी पड़ेगी। आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। अरे जितने लोगों को क्लियर हो गया एक थम्स अप दे दो फटाफट, क्विक।
ये इतनी क्या कर रही है? ये लैपटॉप रिपेयर कर रही है क्या? ये क्या कर रही है तो? प्रणाली, कैविना, पार्श, देवम। अरे बाप रे, ये चारों कोई नहीं आया। ओ हाउ बैड आई एम। प्रणाली, अच्छा Yes, पार्श ने sir. तू फिरकी ले रहा था बे, तो पार्श मेरी फिरकी ले रहा था। बच्चे नहीं समझ में आया। प्रणाली, अभी ये लड़की बोल क्यों नहीं रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। Yes, sir. अरे बच्चे नहीं समझ में आया, क्या हुआ? आया समझ में सर. तूने थम्स अप नहीं दिया यार। सर बोलो हर्ष साहिब। सर ये फिगर में मतलब ऐसा था, नीचे से हमने हीट दी तो वो पिस्टन वो वेपर इवापोरेट हो गया, मतलब पार्टिकल, तो वो पिस्टन ऊपर हुआ, वही है ना? हाँ पिस्टन जी, ऊपर हाँ जी, मूव। बिल्कुल वही है। ओके ऊपर मूव कर गया, सही है। हाँ ओके, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्टेट वेरिएबल और इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा यू। अब देखो, ये जो इंटरनल एनर्जी जिससे हम बोल रहे हैं ना, इंटरनल एनर्जी, ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो है टेम्परेचर और दूसरा है वॉल्यूम। ठीक है, समझो कैसे। अगर आपने किसी का टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंटरनल एनर्जी किन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती थी? एक तो था काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन, और दूसरा था पोटेंशियल एनर्जी, है ना? इन्हीं दोनों चीजों का समेशन इंटरनल। अरे यार आया ना, थैंक गॉड जीवित हो तुम लोग, नहीं तो इतना देर पढ़ने के बाद तो ऐसा। ठीक है, सो टेम्परेचर जब आपने इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही रैंडम मोशन क्या हो जाएगी? यस, रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगी। रैंडम मोशन बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या नहीं? आंसर है यस, बिल्कुल इंक्रीज होगी। हाँ जी। सो टेम्परेचर और वॉल्यूम, इन दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। सो अगर आपको कहीं पे इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो सिंपली आपको ये करना होता है कि उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर मान लो मटेरियल का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस टाइम पर जो मॉलिक्यूल्स है उनके नंबर्स बढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स के नंबर्स बढ़ेंगे, इसका मतलब उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग गई तो यार दो ही तो चीजें हैं जिनके चेंज होने से हमारी इंटरनल एनर्जी बदलती है। एक होता है काइनेटिक, दूसरा होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल बदला, काम खत्म, इंक्रीज हो गई। और लास्ट फैक्टर आता है, अगर हम बात करें आइडियल गैस के लिए, तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस चैप्टर 13 केडीजी कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? अरे एक्स्ट्रा स्लॉट्स दिए देना यार, रिमाइंडर भेजते रहता हूं मैं तुम लोगों को, है अटेंड कर लिया ना? तो उसमें एक प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी होगी आइडियल गैस की। कौन से गैस की? आइडियल गैस की। उसमें बोलते हैं कि साहेब देयर इज नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, देयर इज नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अरे है कि नहीं है ऐसा कुछ? आइडियल गैस के केस में कोई इंटरमोलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। अबे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि ये आई किसकी वजह से थी? पोटेंशियल। अबे ये है ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, बताओ। हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। हाँ जी। तो अगर
पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो हो गई तो इंटरनल एनर्जी वाज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी only प्योरली काइनेटिक एनर्जी. So for an ideal gas, there is no potential energy associated with it. Reason being, there is no intermolecular forces acting between the molecules. And if there is no intermolecular force, potential energy zero. तो total energy किसके फॉर्म में आ जाएगी? सिर्फ काइनेटिक के फॉर्म में. तो लास्ट टॉपिक आपका यही दिया हुआ है. U is only kinetic energy for an ideal gas. ठीक है?